नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर के सरकंडा स्थित पीएम श्री सेजे कन्या शाला में शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की है। शाला में प्रवेशोत्सव उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्कूल में कई कार्यों के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। यह आयोजन न सिर्फ नए विद्यार्थियों के प्रवेश का प्रतीक था, बल्कि शिक्षा के उज्जवल भविष्य की ओर से भी उनका पहला कदम भी था। कार्यक्रम में बच्चों को कई उपहार भी वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि गुरुओं की कृपा से ही उन्नति मिलती है। हरेली से लेकर होली तक हम अनेक उत्सव मनाते हैं। जहां उत्सव होता है वहीं विकास होता है। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि शाला प्रवेशोत्सव का मूल उद्देश्य है कि एक भी बच्चा स्कूल आने से ना छूटे। हमारी सरकार शिक्षा के जरिए पूरे समाज को एक साथ जोड़कर उनके लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। शिक्षा सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं होती है, शिक्षा और संस्कार दोनों जरूरी हैं। हम जिसे अपना आराध्य मानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, वो भी अपने गुरु के आश्रम में जाकर के पढ़ाई करते थे कि नहीं करते थे। योगेश्वर भगवान कृष्ण भी गुरु के आश्रम में जाकर के पढ़ाई करते थे। थोड़ी व्यवस्थाएं बदली, हमारे बच्चे स्कूल में आकर के पढ़ाई करते थे, हम सब लोग स्कूल में आकर के पढ़े हैं। पर सम्मान वही है गुरु शिष्य के बीच में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री, है कि नहीं? सम्मान वही है गुरु। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बता, है कि नहीं? गुरुओं का वही सम्मान है। यदि मुझे गुरु भगवान का ऐसा दर्शन मिल जाए तो सबसे पहले मैं अपने गुरु का ही प्रणाम करूंगा। गुरु का प्रणाम इसलिए करूंगा क्योंकि यदि मुझे कोई तरक्की मिला है, उन्नति मिला है, तो गुरुओं की कृपा से ही मिलता है। ऐसे सम्मानित सभी गुरुजन यहाँ पर उपस्थित है। मैं सभी गुरुजनों का बहुत सम्मान के साथ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। शाला प्रवेश उत्सव, आखिर इसको उत्सव के रूप में क्यों मना रहे हैं? और सबसे प्रमुख हमारे ये जो 4 अतिथि आज के बैठे हैं, इन चारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। सामने बैठे हमारे 4 अतिथि जिनका हमने अभी सम्मान किया, अभिनंदन किया। शाला प्रवेश उत्सव का मूल उद्देश्य कि एक भी बच्चा ऐसा न छूटे जो स्कूल न आए, और एक बार स्कूल में प्रवेश लिया तो आगे तक लगातार उसकी पढ़ाई चले, ड्रॉप ना हो, कोई पढ़ाई छोड़कर वापस न चला जाए। इसलिए एक जन जागरण के उद्देश्य से पूरे समाज को एक साथ जोड़कर इकट्ठा करके सभी बच्चे हमारे पढ़े। छत्तीसगढ़ के किसी घर का कोई बच्चा कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ न रहे, इस उद्देश्य से उत्सव के रूप में हम ये शाला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ शासन में भारत शासन का जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 उसको लागू किया है, और इसी की कड़ी में कैसे शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा में बदल करके हमारे बच्चों के भविष्य को हम बेहतर करें, इसके लिए लगातार हमारी छत्तीसगढ़ सरकार प्रयत्न कर रही है। स्कूलों के वातावरण को कैसे शिक्षा के अनुकूल और बेहतर किया जाए, कैसे वहां पे स्वच्छता पे भी ध्यान दे करके, पर्यावरण पे भी ध्यान दे करके बच्चों के बेहतर भविष्य को किस तरह से संवारे, इसके लिए लगातार सरकार प्रयत्न कर रही है। और मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025-2026 उसके तहत बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काम कर रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 674 शराब दुकानों को बढ़ाते हुए 67 और नई दुकानें जो है वो खोलने का फरमान जारी किया है। और इसी में एक शराब की दुकान उताई मुख्य मार्ग पर नेवई में खोले जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने
दुर्ग जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि नेवाई और मरोदा के किसी भी क्षेत्र में नई शराब की दुकान न खोली जाए। और आप पदाधिकारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नशे का व्यापार करने में लिप्त है। हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 25-25 लाख में शराब की दुकानों का ठेका सहज रूप से देने जा रही है। आज हम लोग यहाँ दुर्ग कलेक्टर में, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने फरमान जारी किया हुआ है 67 नई शराब दुकान खोलने का, है ना। एक शराब दुकान नवई क्षेत्र में भी खुलना है, जो कि बहुत ही गंभीर मामला है। वो जो रोड है, भीड़ भाड़ वाला जगह है, वहाँ पर महिलाएं अभी बहुत ज्यादा भयावह स्थिति से गुजर रही है, आक्रोशित है। वो नहीं चाहती है कि उनके घर के बच्चे, उनके पति इस प्रकार से शराब के आदी हो, इसलिए हम लोग उसको बंद कराने के लिए यहाँ पर आए। ये जैसा कि अभी आप सभी लोगों को जानकारी में है कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने 67 नए शराब दुकानों का जो स्थान चयनित किया है, उसमें से ही एक स्थान है नेवई में, जहां पे की शराब दुकान खोली जानी है। और इसके लिए वहां के स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, विरोध है। और वो जगह ऐसी है कि जो नेशनल हाईवे से, जो कि स्टेट हाईवे से लगी हुई है, और उस जगह पे अगर शराब की दुकान खुलती है तो निश्चित ही बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति हो सकती है। वहां पे बहुत दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहेंगी, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगेगा वहां पे। और निश्चित ही वहां पे शराब दुकान खुलने से वहां के स्थानीय लोग, जो कि जिस जगह पे शराब दुकान प्रस्तावित है वहां से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 30 से 35 हजार की आबादी है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि वहां पे महिलाएं कितनी सुरक्षित हो पाएंगी, बच्चे कितने सुरक्षित हो पाएंगे। वैसे ही छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बहुत ही खस्ता हाल है। तो हम जिला कलेक्टर महोदय के पास में इस बात की मांग लेकर आए थे कि वो जो जगह इन्होंने चयनित किया है वहां पे शराब दुकान न खोली जाए। अगर खोला जाता है तो इसके लिए आम आदमी पार्टी एवं वहां के स्थानीय लोग बहुत ही उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। आज हमने सामान्य रूप से ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय को कि उस जगह को बिल्कुल ही चिन्हांकित करने का प्रयास न किया जाए और उस जगह पे शराब दुकान न खोली जाए। जी, इससे पहले काफी समय पहले वहां पे करीबन 5-6 साल पहले शराब दुकान थी, लेकिन काफी विरोध के बाद उसे हटाया गया था और पुनः फिर से उस जगह को चिन्हांकित किया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। शराब भट्टी जब खुला था उस वक्त कोई ऐसे अशोभनीय कार्य बहुत से मतलब कि देखिए वहां पे लूट हो जाता है, चोरी हो जाता है, मतलब बहुत सी ऐसी घटनाएं जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत, इससे बड़ा क्या अपराध हम उम्मीद करेंगे वहां पे। और एक तो वैसे ही स्टेशन मुर्गा और नेवई में अपराधों की काफी लंबी चौड़ी श्रृंखला है, तो इसे बढ़ावा न दिया जाए और निश्चित ही इस शराब दुकान की जगह को परिवर्तित किया जाए। अभी क्या आश्वासन? अभी जो कलेक्टर महोदय के की ओर से जो बैठे हुए थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित ही उस जगह पे शराब दुकान नहीं खुलेगी और उसे रिशेड्यूल करेंगे और दूसरी जगह पे शराब दुकान के लिए। बीजापुर की खदानों से निकलने वाला लौह मिला लाल पानी गंगलूर क्षेत्र के कई गांवों को प्रभावित कर रहा है। इससे खेतों की उपजाऊ मिट्टी खराब हो जाती है और पानी पीने लायक नहीं रहता है। साथ ही पशुओं के लिए भी ये हानिकारक है। ग्रामीणों को हर साल फसल, पशुधन और स्वास्थ्य का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही NMDC द्वारा लाल पानी से प्रभावित गांवों को मुआवजा देने की व्यवस्था है, लेकिन जमीनी स्तर पर ग्रामीणों को अब तक पर्याप्त मुआवजा या फिर सहयोग नहीं मिला है। प्रशासन और नेताओं द्वारा आश्वासन तो दिए गए हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों को राहत नहीं मिली है, मुआवजा समय पर नहीं मिला है, जिसे लेकर 4 पंचायत के ग्रामीण कलेक्टर संबित मिश्रा से मिलने पहुंचे। आगे उनके लिए क्या कारण? देखिए, पूसनार इरोली से आए हैं। ग्रामीणों के लाल पानी से बहुत दिक्कत है। गाय बैला और उनके खेतों पे नुकसान हो रहा है, इसलिए ग्रामीण श्रीमान कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि काफी परेशान है लाल पानी के वजह से। तो गांव वाले सब मिलकर 2-3 पंचायत सपना ये बैलाडीला पहाड़ से आता है एक लाल पानी, उस पानी से हम गाय बैल और इंसान भी सब नुकसान हो रहे हैं। हम लोग को सरकार कुछ लाभ नहीं दे रही।
और अपना खेती भी नुकसान हो गया, तो उसके लिए मतलब नहीं दे रहे। अभी तक तो कभी मतलब नहीं दिया सरकार ऐसा लाभ। ग्राम पंचायत कुचनार के सरपंच हूँ रामापुर कि ग्राम में बहुत सारा समस्या है। उस समस्या को लेकर हम आज जनपद ऑफिस पहुंचे। यहाँ से हम अभी कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं। हम अभी सड़क डाले, उसमें मिट्टी मतलब खेत को वही मिट्टी को वहाँ डाल के वो सड़क बनाए, और वो खेत में अभी कुछ दिन के बाद पानी गिरेगा तो पानी भरेगा, और उसमें ये अपना पाइप नहीं डाले। और लाइट भी चालू किए, लेकिन वो मतलब कब से तो चालू है, लेकिन उसको अभी तक खंभा नहीं गाड़े, कुछ नहीं किए। वो बोलता है, बोल रहे ठेकेदार को बोलने से क्या बोलता है, एक कल परसों में हम सब लाइट गांव में पूरा जला देंगे बोलते हैं, लेकिन कभी नहीं कर रहे। वो खंभा मतलब पूरा 7 पारा में नहीं हुआ है, वो बाकी पारा में 2-3 पारा में लड़ गया, लेकिन उसमें तार भी नहीं जोड़े। तो उसके लिए हम बताए वो ठेकेदार साहब को, तो इसमें कैसा ऐसा गड्ढा किए। अभी बीच में मतलब पानी गिरेगा तो बच्चे में यहीं खेलते रहते हैं, घर के बाजू में भी वो गड्ढा कर दिए। तो उसको बोलने से क्या बोलते हैं ठेकेदार साहब, इसको भरा देंगे, मतलब भर देंगे, ऐसा टाइप का बोले। लेकिन अभी तो लोग कल परसों निकल जाएंगे, वहाँ कौन भरेगा। में मतलब हम लोग को उतना अच्छा नहीं है, गड्ढा का गड्ढा है। जो जैसा था थोड़ा पहले अच्छा था अभी, लेकिन उतना हम लोग को पत्थर उत्तर सब वही सड़क के बीच में है, गड्ढा है, सही बराबर मतलब नहीं किया है। तो अभी वही मतलब फिर अच्छे से हमको सड़क बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। तो वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री नूनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत गणमान्य लोगों ने शिरकत की। तो सीधा आपको लिए चलते हैं रायपुर। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। आज छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत हमारे जो मेधावी श्रमवीरों के बच्चे हैं उनको पुरस्कृत करेंगे। ऐसे पुरस्कार वितरण समारोह और आज 38,200 से ज्यादा श्रमिकों के खाता में 19,71,26,578 रुपया यहाँ एक क्लिक में उनके खाते में कल तक चला जाएगा। आज रविवार है, बैंक की छुट्टी, इसलिए कल तक उनके खाते में पहुंचेगा। ऐसे समारोह में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के श्रम मंत्री और जिनके पास वाणिज्य एवं उद्योग विभाग भी है, आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, छत्तीसगढ़ भवन एवं स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी, मंच में विराजमान फरीह आलम जी, श्री राम टेके जी, श्रम विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे श्रमवीर भाई और बहनों, और जिनको पुरस्कृत करेंगे ऐसे सभी हमारे बेटा बेटियों, और जिन्होंने श्रम विभाग से लाभ लेकर अपनी उच्च शिक्षा को जारी किए हुए हैं और उन्होंने अपना सक्सेस स्टोरी हम सब लोगों के सामने में रखा है। ऐसे सभी बेटा बेटियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का अपनी तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आज जिन 31 श्रमवीरों के जो बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड
के एग्जाम में उत्कृष्ट अपना प्रदर्शन किया है, अच्छे नंबर लाए हैं, उनको पुरस्कृत करेंगे। 2-2 लाख रुपया हर बच्चे को देंगे, 1 लाख रुपया प्रोत्साहन स्वरूप और 1 लाख वाहन खरीदी के लिए। तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनके अभिभावक भी आए होंगे तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनका भी सहयोग अवश्य रहा होगा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। और ये जो 19 करोड़ 71 लाख से ज्यादा श्रमिकों के 38,200 से ज्यादा श्रमिकों के खाते में जो 19 करोड़ 71 लाख रुपया भेजे हैं, उन सारे श्रमिकों को भी हम बधाई देना चाहेंगे। निश्चित रूप से इस राशि से वो अच्छे काम करेंगे, तो उनको भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और श्रम विभाग, जैसे हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि हमारे प्रदेश के जो श्रमवीर हैं उनके कल्याण के लिए 3 मंडल काम करता है, जिसमें आज एक मंडल का एक कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकाल मंडल का। इसमें आज हम लोग ये श्रमिकों के खाते में पैसा भेज रहे हैं और जो उत्कृष्ट बच्चे हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी को, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, लंबे समय से छत्तीसगढ़ को जानते हैं। हमारे संगठन महामंत्री के रूप में, उसके पहले संभागीय संगठन महामंत्री के रूप में, हमको लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ को उनसे ज्यादा कोई जानता नहीं होगा। चप्पा चप्पा जो छाने हुए हैं छत्तीसगढ़ का, और जो गरीब दुखी श्रमिकों की भावना को भी समझते हैं, उनकी तकलीफ को भी समझते हैं, क्योंकि वो गांव के रहने वाले हैं। तो वैसे व्यक्ति के हाथ में ये मंडल का अध्यक्ष का कमान सौंपे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे श्रमिकों का बहुत कल्याण होगा। और हमारे श्रम मंत्री ये भी बहुत अनुभवी हैं, पुराने हैं। श्रम के साथ साथ इनके पास उद्योग और वाणिज्य विभाग भी है। और आप सबको मालूम है कि इतना अच्छा उद्योग नीति लाए हैं, उद्योग नीति 2024-30, कि आज पूरे देश में नीति की प्रशंसा हो रही है। हम लोग अभी 6 महीना 7 महीना के अंदर मुश्किल से दिल्ली एक बार गए हैं, मुंबई 2 बार गए हैं, बेंगलोर 1 बार गए हैं और 1 बार रायपुर में सबमिट किए हैं। ये 5 सबमिट ही हुए हैं, लेकिन इतनी अच्छी नीति बनी है कि आज ये 6-7 महीना में ही 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और ये प्रस्ताव ऐसा है कि खाली मतलब पेपर में छपाने का नहीं है। हमारे जो उद्योग विभाग के अधिकारी हैं, उद्यमियों के साथ बैठ के उनको ठोक बजा के, और वो सब निवेश आने वाले समय में आने वाला है। तो ऐसा निवेश प्रस्ताव पास हुआ है और इसमें कई काम शुरू भी हो गए हैं। हमारे श्रम मंत्री जी बता रहे थे, उद्योग मंत्री, यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण का उद्योग का काम शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण का ये उद्योग अब पूरे देश का मतलब दूसरा नंबर का सेमीकंडक्टर चिप्स का ये उद्योग हमारे यहाँ लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। और उसी तरह से आजकल एआई का जमाना है, तो एआई डाटा सेंटर का भी, उसका भी भूमि पूजन कर चुके हैं, उसका भी काम चालू हो गया है। और एनर्जी के सेक्टर में, स्टील के सेक्टर में, और टेक्सटाइल भी आने वाले समय में यहाँ पर आ रहा है। टेक्सटाइल में भारी रोजगार की संभावना रहती है। हम लोग बेंगलोर गए थे तो वहां पर एक उद्यमी मिले थे, उनका 2 टेक्सटाइल का उद्योग है, तो उसमें 52,000 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। और 52,000 में 51,000 महिलाएं हैं। कहे कि कपड़ा में काज बटन तुरपा ये सब होता है ना, तो महिलाओं को भी ज्यादा स्कोप रहता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। आज वो सब ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हर तरह का यहाँ पर उद्योग धंधे आने वाले समय में, 1-1.5 साल में
दिखेंगे। 5.5 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है और इसमें हम लोग ज्यादा रोजगार को भी महत्व दे रहे हैं। हम लोग जो नई उद्योग नीति लाए हैं उसमें तो सिंगल विंडो सिस्टम है। अब उद्यमी को एक आवेदन लगाएंगे और सारे उनको जो जरूरी दस्तावेज होंगे उनको समय पर मिल जाएंगे। उनको कई दफ्तर जाना भी नहीं पड़ेगा, समय का भी बचत होगा। तो ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं और नई उद्योग नीति में अगर 1,000 करोड़ का इन्वेस्ट होगा या 1,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार कोई मतलब उद्यमी देगा तो उसको नई उद्योग नीति में और तरह की सहूलतें देने का प्रावधान है। तो बड़ा अच्छा उद्योग नीति लाए हैं। इसके लिए मैं हमारे उद्योग मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत मेहनत से नीति बनाए हैं और उसका लाभ हम लोग को आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और श्रम विभाग भी इनके पास है और जैसा आप बता रहे थे कि उद्योग और श्रम ये दोनों एकदम दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जुड़वा भाई जैसे है। तो बड़ा अच्छा दोनों विभाग को संभाले हुए हैं। तो श्रम विभाग की जब मैं बात करता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्या कि मोदी जी जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने तो मुझे भी उनके मंत्रिमंडल में राज्य के रूप में काम करने का मौका मिला। तो उसमें 2 साल हमारे पास श्रम मंत्रालय भी था। शुरुआती का 2 साल हमारे पास श्रम भी था, माइंस भी था, स्टील भी था। स्टील आखिरी तक 5 साल रहा और जैसे जैसे एक्सपांशन होता गया तो विभाग बढ़ता गया। लेकिन 2-2.5 साल हम श्रम विभाग में भी काम किए तो श्रमिकों के लिए कुछ करना बहुत ही अच्छा लगता था। और हमारा 3 ऑफिस था दिल्ली में, तो हम ज्यादा श्रम में ही बैठे थे। तो हमारे कैबिनेट बोलते थे कि जब तुम तो मतलब ये श्रम में ही ज्यादा क्या प्रेम है क्या, इसी में ज्यादा बैठते, उधर भी बैठा करो, माइंस में स्टील में ऐसा बोलते थे। और उस समय हम लोग बहुत काम किए। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय मंत्री थे। तो उस समय आप लोगों को मालूम होगा, पुराने जो लोग होंगे, ये जो पेंशन मिलता था, पेंशन उस समय किसी को 60 रुपया, किसी को 70 रुपया, किसी को 90 रुपया ऐसा मिलता था, जिसको लाने में ज्यादा खर्चा हो जाता था। आदमी मोटरसाइकिल लेके जाता था तो पेट्रोल ज्यादा खर्चा हो जाता था और उससे कम उसको पेंशन की राशि मिलती थी। और जब हम लोग मंत्रालय का दायित्व संभाले तो प्रधानमंत्री जी एक दिन हम लोग को बुलाए। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारे अधिकारी सब उनके पास गए तो बोले कि श्रम विभाग को हमको समझाओ, हमको समझो कि हम पहली क्लास के बच्चे हैं और आप लोग मास्टर हो, तो पहली क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाओ, हमको इस श्रम विभाग के विषय में बताओ। तो पूरा प्रेजेंटेशन मतलब 2-2.5 घंटे हम उनके साथ बैठे। तो जब उनको बताए कि इस तरह से पेंशन राशि मिलता है 60 रुपया, 70 रुपया, 90 रुपया, तो बड़ा वो आश्चर्यचकित हुए। बोले ये कोई पेंशन राशि है तो इसके लिए कुछ काम करो। तो हम लोग मिनिमम पेंशन लागू किए उस समय 1,000, कम से कम 1,000। और आज 1,000 से कम किसी को नहीं मिल रहा है, कम से कम 1,000 और उससे ज्यादा मिल रहा है। तो उसी तरह से एक पीएफ का नंबर होता था, पीएफ का प्रोविडेंट फंड का नंबर होता था और श्रमिक जैसे जहां चला जाता था तो उसका नंबर भी बदल जाता था। तो पिछला वो क्लेम करता नहीं था, तो छोटी राशि भी होती थी। तो हम लोग बताए कि सर श्रमिकों का पीएफ का 27,000 करोड़ अनक्लेम्ड राशि है। तो ताजुब किए कि 27,000 करोड़ अनक्लेम्ड जो श्रमिक पसीना बहाते हैं, जो देश को आगे बढ़ाते हैं, जो खुद झोपड़ियों में रह के महल लोगों को बना के देते हैं, ऑफिसेज बना के देते हैं, सड़क बनाते हैं, रेल का ट्रैक बनाते हैं, और ऐसे लोगों का 27,000 करोड़ अनक्लेम्ड राशि, इसको श्रमिकों के ऊपर ही खर्चा करना है, इसको और कहीं खर्चा नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग को आदेशित किए। तो उसका भी पीएफ नंबर को भी हम लोग यूनिवर्सल किए। आज श्रमिक कहीं भी जाएगा, देश के किसी कोने में भी जाएगा तो पीएफ नंबर उसके पीछे जाएगा और पीएफ में जो उसकी राशि है वो मतलब उसके लिए क्लेम करना नहीं पड़ेगा बार बार। तो ये सब हम जब 2-2.5 साल श्रम मंत्रालय में थे तो ये सब काम किए। तो आज ये सब सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक जिस तरह से हमारे फिलहाल इतना ही, नमस्कार।